डरावनी कहानी हर शनिवार। पिछले हफ्ते दोस्तों आपने सुना था। और इंदु की आत्मा उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। इंदु की आत्मा आगे बढ़ रही थी और दिनेश का दोस्त पीछे हट रहा था। तभी अचानक दिनेश के दोस्त का पैर फिसला और वो धड़ाम से उस गहरे गड्ढे में गिर गया जहाँ एक बड़ा सा पत्थर पहले से था। इतनी जोरों से वो उल्टा गिरा कि पत्थर से उसका सिर टकराया और सिर फट गया। इंदु की आत्मा ने बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ कहा, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, कर्म फल आज नहीं तो कल। इतना बोलने के बाद इंदु की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अब क्या था, दिनेश के घर के पीछे के उस खेत में दूसरे दिन जब मजदूर काम करने के लिए आए तो काम करते करते वो उस गड्ढे की तरफ गए। वो गड्ढा रात के समय कुछ गेती फावड़ा कुदाल उस गड्ढे में डाल के वो चले जाते थे और दूसरे दिन आ कर के वहाँ से निकाल करके अपने काम में लग जाते थे। वो वहाँ से फावड़ा निकालने के लिए गए थे, तभी उन्होंने देखा कि उस गड्ढे में कोई गिरा पड़ा है और वो गिरा हुआ व्यक्ति मरा पड़ा है। फिर क्या था, मजदूरों ने शोर मचाया, आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, गड्ढे में किसी की लाश पड़ी है, किसी की लाश पड़ी है। लोग इकट्ठा हुए, वहाँ देखे कि वहाँ एक लाश पड़ी है। पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस फिर आई, देखे कि ये लाश है किसी नवयुवक की और ये नवयुवक, इनका संबंध दिनेश के और दोस्त सुशांत और मयंक जैसे लोगों से भी था। वही लोग जिनकी लाशें पार्क में और गली में पड़ी मिली थी, आज इस व्यक्ति की लाश दिनेश के खेत के पीछे गड्ढे में पड़ी मिली। लोगों ने ये कहा कि ये मामला कुछ संदिग्ध है, कहीं ये बात दिनेश की तो नहीं, कहीं ये हत्या दिनेश तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दिनेश के ही दोस्त थे। तीसरी मौत दिनेश के घर के पीछे उन्हीं के खेत में मिली। सबका शक दिनेश पे होने लगा। पुलिस दिनेश को बुला करके तरह तरह की इंक्वायरी करती थी। अब दिनेश से रहा नहीं गया। दिनेश बहुत परेशान, बहुत परेशान। तभी देवयानी एक बार दिनेश से मिलती है और कहती, क्यों दिनेश, आजकल बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ भाई, तुम्हारे 3 दोस्तों की मौत जो हो गई। तो वो कहता है, मौत हो गई, मौत तुम्हारी माँ की आत्मा ने मारा है। तो वो कहती, मेरी माँ की आत्मा कैसे? हाँ, मेरे दोस्तों को तुम्हारी माँ की आत्मा नहीं मारा है। तो देवयानी पूछती है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरी माँ की आत्मा से तुम्हारे दोस्तों की मौत का क्या संबंध है? और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या, मेरे दोस्तों ने तुम्हारी माँ को मारा था। वो घबराहट और बदहवास में इतना बौखला गया था कि उसे होश नहीं था कि वो क्या बोल रहा है, क्या बक रहा है। ये जगह ऐसी जगह थी जहाँ आसपास कोई नहीं था, सुनसान जगह पे। वो सारी बात देवयानी से उगलने लगा कि कैसे उन लोगों ने इंदु को चंद पैसों के लालच में मार डाला था। देवयानी कहती है, बोलते जाओ, बोलते जाओ। और वो सब कुछ बोलने लगता है कि कैसे उन लोगों ने कैसे उन लोगों ने इंदु को मारा था। पूरी तरह से घबराया हुआ दिनेश अपने सारे गुनाह उगल गया। अब क्या था, देवयानी की आंखों में क्रोध उभर आया। उसने तय कर लिया इसको इसके गुनाह की सज़ा दिलाई जाए। तभी एक दिन देवयानी के घर में
रात के दिनेश आया, क्योंकि उसको इस बात का डर था कि उसने देवयानी के सामने इंदु की मौत की सारी बातें उगल दी। अब कहीं देवयानी पुलिस को तो नहीं बता देगी, इस बात के डर से वो देवयानी को समझाने आया था। लेकिन देवयानी उसकी बातें सुनने के बाद कही कि मुझसे अगर बात करना है तो यहाँ नहीं, घर के बाहर बात करो। तो दिनेश कहता है ठीक है, वो मंदिर है, मंदिर के बाजू वाले बगीचे में वहीं बैठकर शाम के मैं बात करूँगा। अब दिनेश सोचने लगा कि देवयानी को मैं किसी तरह समझाऊं कि मैं नशे में था, मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल गया, जबकि ये बात सच नहीं है, मुझे माफ़ करो, ऐसा वैसा बोल कर समझा दूंगा। ऐसा सोच कर के वो पार्क में देवयानी को बुलाता है और देवयानी का इंतज़ार करने लगता है। फिर उसके साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटती है। अचानक कोई आवाज़ सुनाई देती है, दिनेश। तू पलट के देखता है कि आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, मगर वहाँ कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ सुनाई देती है, दिनेश। दिनेश फिर पलट के देखता है, कहीं नज़र नहीं आ रहा है कोई। बक्का बक्का दिनेश एक जगह चुपचाप खड़े होकर के देख रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आई। तभी अचानक पीछे से एक पंजा उसकी गर्दन को पकड़ के दबोचता है और घबराया हुआ दिनेश कुछ समझ पाता तब तक उसके कंठ पे एक दूसरा हाथ जोर से लगता है और धीरे धीरे उसके कंठ को कोई दबाने लगता है। अचानक वो देखता है कि उसका कंठ दबाने वाला कोई और नहीं, इंदु चाची थी। जोर से कंठ दबाते हुए वो इंदु चाची जोर से बौखला के कहती है, कुत्ते कमीने तू ही था ना, तुम लोगों ने मुझे मारा और मुझे मारने का तेरा कमीने, तू ही वो गुनहगार। ऐसा कहते हुए इंदु की आत्मा दिनेश का गला जोर से दबाने लगती है। देखते देखते दिनेश लड़खड़ा के वहीं गिर जाता है। फिर क्या था, इंदु की आत्मा ने जोर से उसका गला दबाया और वही हाल हुआ जो सुशांत, मयंक और उसके तीसरे दोस्त का हुआ। वैसी ही मौत तड़पती हुई, बहुत बुरी तरह से दिनेश तड़पने लगा, लेकिन इंदु की आत्मा ने उसे नहीं छोड़ा। दिनेश अपने आप को बचा भी नहीं सका, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि सामने इंदु की आत्मा है जो उसका गला दबा रही है। और देखते ही देखते उसने दिनेश को मार डाला। अब दिनेश का भी काम तमाम हो गया था। उसके बाद क्या था, दिनेश को मार देने के बाद इंदु की आत्मा एक जगह चुपचाप बैठ गई और वहाँ उसे बैठने के बाद कहा, आज इंदु की मौत का बदला पूरा हो गया। उसके बाद वो वहाँ से उठ करके चुपचाप छिपते छिपते पुलिस थाने पहुँचती है और पुलिस थाने पहुँच करके उसी हालत में पुलिस वालों के सामने, थानेदार के सामने जा कर के कहती है कि हाँ, मैं हूँ इंदु। लोग उसको देखकर, थाने वाले देखकर हैरान होते हैं कि ये वो इंदु है जो मर चुकी थी, अचानक सामने कहाँ से आ गई। लोग हैरान होकर पूछते हैं, तुम इंदु, तुम तो मर चुकी थी ना, तुम्हारा तो मर्डर हो गया था। तब वो कहती कि मैं सारी बात आप सबको बताती हूँ, किसकी मौत हुई, कौन जिंदा है और किसने क्या किया, किसका क्या गुनाह था। वो गुनाह करने वाले जिनको उनके गुनाहों की सज़ा न मिल सकी, कुदरत ने खुद उन्हें सज़ा दी, और जिसने उनको सज़ा देने की गुनाह किया, आज वो खुद अपना गुनाह कबूल करते हुए आत्मसमर्पण करती है।
तो थानेदार पूछता कि आत्मसमर्पण? तुम एक मरा हुआ इंसान गुनाहगारों को गुनाह की सजा दे करके आत्मसमर्पण करने आया? तब इंदु की आत्मा कहती है कि जो आप देख रहे हैं वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। थानेदार कहता है फिर है कौन आप? तब चुपचाप इंदु की वहाँ बैठ जाती है और धीरे से अपनी साड़ी का पल्लू नीचे करती है और सिर पे नकली बालों का, पके बालों का जो विग रहता है उसे निकालती है और धीरे से चेहरे से मास्क निकालती है। थानेदार देख के हैरान कि मास्क के निकलते ही इंदु की बेटी देवयानी सामने है। देवयानी कहती है ये मैं हूँ, और ये जो समझ रहे थे इंदु की आत्मा यानी मेरी माँ की आत्मा, ये तो बात सच है थानेदार साहब कि मरा हुआ इंसान फिर से नहीं आता, मगर ये भी सच है कि जिंदा इंसान मरे हुए इंसान का हिसाब किताब पूरा करने के लिए ज़रूर तैयार रहता है। मेरी माँ की मौत साधारण मौत नहीं हुई थी थानेदार साहब। आप लोगों ने उन्हें ये करार दिया कि वो साधारण मौत मरी थी, जांच पड़ताल ढंग से ना करके सारी बातों को लिपापोती कर दी गई। तो थानेदार कहता है कि आप इस तरह से इंदु की आत्मा की, इंदु की का ये मेकअप क्यों पहने थे, ये सब कुछ आप कर क्यों रहे थे? तो वो कहती है कि जो गुनाह इन गुनाहगारों ने किया था उसका कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था, इसलिए मैं अपनी माँ की मौत के बदले उनको कोई सज़ा न दिला सकी। उन्हें सज़ा मैं खुद दे करके आज कानून के सामने ये बात साबित कर रही हूँ कि मेरी माँ की मौत साधारण नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें मारा गया था। थानेदार पूछता है क्यों, कैसे, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तब फिर वो मोबाइल ऑन करके थानेदार को सारा रिकॉर्ड सुनाती है, जो सुशांत ने गुनाह कबूल करते हुए कहा था, जो मयंक ने कहा था, जो दिनेश ने कहा था, जो तीनों के दोस्त ने कहा था कि उन लोगों ने कैसे इंदु को कुछ पैसों के लालच में जान से मार दिया था। सारी बातें उस मोबाइल में रिकॉर्ड थी। थानेदार ने एक एक करके सारी बातें ध्यान से सुनी, और तो और इंदु ने बड़ी चालाकी के साथ जब दिनेश, मयंक, सुशांत और उनके दोस्त को मारा था तो मारने से पहले कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली थी। सब कुछ थानेदार के सामने दिखा दिया। अब कहा कानून को मैंने अपने हाथ में लिया, यही मेरा अपराध है, लेकिन इन चारों का जो अपराध था वो भी मैंने साबित कर दिया। अब आगे कानून और पुलिस की मर्जी, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है।